वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 उसे। तो इस चैप्टर से हमें सबसे पहले पढ़ना है मेन कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि है इंटेंस नेशनलिज्म, डिविजन ऑफ यूरोप इन टू आर्म्ड कैंप्स, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटेंटी। ओके, जो थर्ड है वो है इम्पीरियलिज्म, और जो लास्ट है वो है सराजिवो क्राइसिस द इमीडिएट कॉज। वैसे और भी सारे कॉजेज है, पर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यही 4 कॉज को पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो सबसे पहला कॉज है वो हमारा है इंटेंस नेशनलिज्म। सो इंटेंस नेशनलिज्म क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉज है वॉर का, इंटेंस नेशनलिज्म, जिसे हम कम्पिटिटिव पैट्रियटिज्म भी कह सकते हैं। सो क्या हुआ था ना कि जर्मनी को अपना नया एम्परर मिल गया था जिसका नाम था कैसर विलियम टू। कैसर विलियम टू, ठीक है। और वो प्रोक्लेम कर रहा था, और वो ये कर रहा था, मतलब बोल रहा था कि अब जर्मनी जो है वो वर्ल्ड की लीडर बनने वाली है, और अब वो क्या करने वाले, एक वास्ट जर्मन एम्पायर इटेब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल स्पीयर में काफ़ी अच्छा पोजीशन और एक अपनी इज्जत अब वो हथियाने वाले, गेन करने वाले हैं। अब क्या था यहाँ पर, जो फ्रांस थे और जो जर्मनी था वो ओल्ड राइवल्स था, और जर्मनी पहले ही एक बार फ्रांस को फ्रैंको पर्शियन वॉर में हरा चुकी थी 1870 और 71 के वॉर में। और जर्मनी क्या कहता था उस वक्त, फ्रांस को हरा के उसके काफ़ी सारे जो रिच जो मिनरल्स एरिया होता है, रिच मिनरल्स एरिया और इंडस्ट्रियल एरियाज, उस पर कब्जा कर लिया था, और अपने जो साइज़ है उसको बढ़ा लिया था थोड़ा सा। तो जो फ्रांस के जो लोग हैं, फ्रेंच पीपल्स, अब उनको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में आ रही थी, जो कि था रिवेंज, और जो भी अपने लॉस्ट प्रोविंसेस है उसको वापस पाना। ये सबको देखकर क्या किया ना, इटली भी इस वॉर में उतर गई, और इटली के जस्ट उतरते ही नेशनल स्पिरिट ऑफ बल्कन स्टेट्स के काफ़ी सारे कंट्री जैसे सेबेरिया, बुल्गारिया, पोलैंड, और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी। अभी तो ऑस्ट्रिया और हंगरी एक अलग अलग कंट्री है, पर पहले क्या था, ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही कंट्री हुआ करती थी। तो वो सारे ही लोग वॉर पे इस वॉर पे नहीं कह सकते, उस वक्त इस झगड़े पे उस वक्त उतर गए, ठीक है। सो यही था इंटेंस नेशनलिज्म। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, जो कि है डिविजन ऑफ यूरोप इनटू टू आर्म कैंप्स, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटेंटी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो जर्मनी है और ऑस्ट्रिया हंगरी है, वो 1879 में एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं एक दूसरे की मदद करने का, कि अगर कोई भी एनिमी अगर अटैक करता है तो वो साथ में मिलकर लड़ेंगे। इसका मतलब है, ट्रीटी का मतलब होता है कि मान लो अगर इंडिया इंडिया रशिया के साथ अगर ट्रीटी साइन करती है, तो अगर रशिया पे कोई अटैक होता है या फिर इंडिया पे कोई अटैक होता है, तो इसका डायरेक्टली मतलब है कि वो अटैक रशिया पर भी हो रहा है, ठीक है। आपको किसी भी हाल में उसकी मदद करनी होगी, आप पीछे नहीं सकते, तो फिर वो इंटरनेशनल रूल के खिलाफ हो जाता है। सो वही है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने एक ट्रीटी साइन कर लिया था एक दूसरे की आपस में मदद करने की, कि अगर कोई भी अगर तुम पे अटैक करेगा तो हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, और अगर हम पर करेगा तो हम दो मिलकर लड़ेंगे सामने वाले से। तो ये होता है ट्रीटी का मतलब, ठीक है। 3 साल बाद क्या किया, इटली ने भी इस जॉइंट को पैक कर लिया और इसको नाम मिल गया ट्रिपल अलायंस। 3 कंट्री आ गई, ट्रिपल अलायंस, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, आज के टाइम पे ऑस्ट्रिया और हंगरी एक अलग अलग कंट्री है, पर उस टाइम पर ऑस्ट्रिया हंगरी एक कंट्री हुआ करता था, ठीक है। उसकी भी कहानी, ऑस्ट्रिया हंगरी टूटने की भी आगे, वो भी हम देखेंगे। तो अब हो जाता है कि ट्रिपल अलायंस बन जाता है, और ट्रिपल अलायंस बनते ही क्या होता है कि सामने वाली जो कंट्रीज रहती है, उन्होंने ट्रिपल अलायंस को देखकर एक अपना ट्रिपल एंटिटी फॉर्म कर ली। किसको किसको लेके साथ में, फ्रांस बोल रहे, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया को 1907 में उन्होंने एंटिटी साइन करके अपनी एक ट्रिपल एंटिटी का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि यूरोप जो होता है वो 2 मेजर कैंप्स में डिवाइड हो गया होता है। पहला ट्रिपल एंटिटी जिसमें आपका इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया आता है। दूसरा ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और टर्की यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आप कंटेन कर सकते हो, हाँ टर्की भी आ सकता है। और यहीं से क्या होता है, दिस वॉज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर 1। तो आप आ जाते हैं अपने थर्ड
कॉज में जिसका नाम है इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म में क्या था, सब कुछ यहाँ पर कॉलोनीज़ का खेल था। यहाँ पर क्या होता है ना कि यूरोपियन नेशंस होती है वो अब टेररिस्ट कंट्रीज़ बोल रहे हैं, टेररिस्ट यूनियंस जैसे आपके अफ्रीका और एशिया में भी अपने पैर रख चुकी थी 19वीं सेंचुरी में। ग्रेट ब्रिटेन ने काफ़ी सारी कॉलोनीज अफ्रीका में इटेब्लिश कर दी थी फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम के बाद में। और जो ब्रिटेन और फ्रांस थी वो मेन थी जिन्होंने काफ़ी सारे जो अफ्रीका के जो हिस्से थे उसमें मतलब क्या बोले 70% ऑफ जो आपका एरिया था वो ऑक्यूपाइड करके रखा था ब्रिटेन और फ्रांस ने। अब यहाँ पर जर्मनी एंटर करती है कि भाई हमें भी अपना कॉलोनी इटेब्लिश करना है, और जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन एक दुश्मन है आपस में, तो यहाँ से तो झगड़ा होना बनता ही है, साइड सी बात है। जर्मनी एंटर करती है और उसे पता नहीं होता है कि यहाँ पर जो ब्रिटेन और फ्रांस है वो पहले एक सीक्रेट एग्रीमेंट बना कर रखी है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो मोरक्को है उसको पोस्ट करके रखे, उसके ऊपर उनका पॉलिटिकल पावर है, उनका पॉलिटिकल फिजिकल पावर सब उनके ऊपर वो लगा के रखे कि हम ही तुम्हारे नेता है, हम ही तुम्हारे रक्षक है। उन्होंने मोरक्को पर ऐसा करके रखा था। लेकिन फ्रांस जो है उन्होंने कहा कि भाई ये तो जर्मनी से ऑक्यूपाइड करके रखा है, ये अगर इसकी अगर कुछ भी फाइनेंशियल दिक्कत होता है तो जर्मनी हेल्प करता है, अगर फिजिकली प्रॉब्लम होता है तो जर्मनी हेल्प करता है, तो हम इस पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। अगर अभी हम इस पर रूल करना चाहेंगे तो यहाँ पर जर्मनी तुरंत आ जाएगा और फिर वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। और यही बात हुआ कि जर्मनी यहाँ पर एंटर की और जर्मनी ने कहा कि ये मोरक्को और उसका जो सुल्तान है दोनों इंडिपेंडेंट है, आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते, हम अभी है वहाँ पर, और अगर आप इस पर अगर कब्जा करोगे तो डायरेक्ट मैं सोचूंगा, जर्मनी सोचेगी कि आप मुझ पर कब्जा करो और फिर यहाँ पर वॉर होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कंट्री नहीं चाहती थी कि वॉर हो। हाँ, लेकिन जर्मनी ने कहा कि हम सारे नेशन इक्वल है और हमें सभी को ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मोरक्को के साथ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये बात फ्रांस को भी समझ में आई, लेकिन जर्मनी यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ना चाहती थी। इसने क्या किया, उन्होंने एक गन बोट सेंड कर दिया फ्रांस को ये बात मनवाने के लिए। ठीक है, और यहीं से क्या हुआ, वॉर का आप कह सकते हो कि मेन कॉज जो है यहाँ पर बना कि हाँ यहाँ से वॉर शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आग लग चुकी थी, अब खून खराबे वाला माहौल हो चुका था पूरी तरीके से, अब लड़ाई थी जो होने ही वाला था। ठीक है, तो ये था इम्पीरियलिज्म। अब हम देखेंगे सराजेवो क्राइसिस। तो सराजेवो क्राइसिस में क्या होता है कि बॉस्निया के जो पीपल है उसे सर्बियंस कहा जाता है। ठीक है, अब हम पहले बॉस्निया और सर्बिया समझ लेते हैं। सर्बिया एक कंट्री है जिसका कैपिटल है बॉस्निया। ठीक है, सर्बिया एक कैपिटल है जिसका सर्बिया एक कंट्री है जिसका कैपिटल है बॉस्निया। अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया जो थी वो सर्बियंस पर राज कर रही थी, तो सर्बियंस ने क्या किया कि हम एक यूनियन बनाते हैं और ऑस्ट्रो हंगरियन गवर्नमेंट से हम लड़ाई करते हैं, अपना मांग करते हैं कि हमें कुछ फ्रीडम दो, कुछ आज़ादी दो, आप पूरी रिस्ट्रिक्शन हम पर नहीं लगा सकते। सो 28 जून 1914 जो पूरी यूरोप का इतिहास बदल दिया गया। उस दिन क्या हुआ, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो क्राउन प्रिंस थे ऑस्ट्रिया के, वो अपनी वाइफ के साथ मारे गए सराजेवो के कैपिटल जिसका नाम है बॉस्निया में। उनका मर्डर हो गया, गोली मार उनकी हत्या कर दी गई। और उसे किसने मारा था, उससे मारा था गैवरिलो प्रिंसेप, एक 19 साल का लड़का जो एक स्टूडेंट था। ठीक है, और उसने पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन ला दी थी और हिस्ट्री बदल दिया था यूरोप का पूरी तरीके से। नाम याद रख लेना किसने मारा था, गैवरिलो प्रिंसेप। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, चांसेस है, पॉइंट भी है। ठीक है, और आपके डेट पूछा जा सकता है कि किस डेट को आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो क्राउन प्रिंस ऑस्ट्रिया का था उससे कब मर्डर हुआ था, तो 28 जून 1914 को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी देश के जो एक देश रूल कर रही है सामने वाली कंट्री पर, उसी का कोई बंदा अगर मार देगा उस देश के प्रिंस को, तब तो भड़की गई तो भड़क गई। अब वो खोज पड़ताल पे लग गए, तो खोज पड़ताल करते करते पता चला कि सर्बियन में एक ग्रुप है ब्लैक हैंड नाम का जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसी से ये लड़का आया था गैवरिलो प्रिंसेप जो कि आर्कड्यूक को मारा था। तो अब सर्बियंस पे पूरा प्रेशर डाल दी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे कि आपने क्या किया, आपके ग्रुप मतलब आपके ही देश में एक ग्रुप है, आप उसे ग्रुप मुझे पकड़ कर दो, सारे क्रिमिनल्स मुझे हैंड ओवर करो। अब जब आप उसे हैंड ओवर करोगे तभी हम आप पर कुछ और क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी देंगे। तो कैसे भी करके क्या हुआ, सर्बियन ऑफिशियल्स गवर्नमेंट की मदद से जो सारी क्रिमिनल्स थे उनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। साथ ही साथ काफ़ी बड़ी तादाद में
आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वॉर इक्विपमेंट्स जैसे गन्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए, और जो भी इक्विपमेंट्स है जो फाइट में यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी तादाद में जब्त किए गए। अब यहाँ पर ऑस्ट्रिया बहुत गुस्से में थी, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटाने की वजह और सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि अब ऑस्ट्रिया की कोई भी चीज़ सर्बियंस पर अब नहीं लगेगी। मतलब एंटी ऑस्ट्रियंस जो मीटिंग्स है वो बैन करवा दिए गए। अब जो थोड़ा बहुत जो राहत की बात थी सर्बिया के लिए, टोटली बैन कर दिया गया पूरी तरीके से सर्बिया में। तो अब लेकिन सर्बिया गवर्नमेंट जो थी वो इसे रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कुछ जो डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किए कि अगर इन डिमांड को भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हमारे जीने का, हम जिएंगे कैसे, जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वही अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम लाइफ स्पेंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वायलेंट को चुना और साथ ही साथ उन्होंने एक ये निकाल दिया, एक स्ट्राइक कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का अपने आत्मसम्मान पर चोट पड़ गई कि हम जिस पर रूल कर रहे थे वो वही कंट्री हमसे लड़ना चाह रही है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया ने मार पीट कर जैसे भी सर्बियंस को ट्रीट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो सर्बियंस थी उनके साथ बुरा होता देख फ्रांस यहाँ पर उतर गई, और एक बार यहाँ पर फ्रांस उतरी तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल अलायंस के अकॉर्डिंग अगर ऑस्ट्रो हंगरी पर कोई वॉर होता है तो इटली और जर्मनी को आना ही होगा, और वो यहाँ पर कूदते हैं, और साथ ही साथ उनके यहाँ पर आते ही ट्रिपल एंटिटी फॉलो हो जाता है और रशिया और ब्रिटेन भी आ जाती है, और यही बनता है हमारा वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे बड़ा कॉज, सबसे मेजर कॉज। पिछले साल भी एग्ज़ाम में आया था कि जो मेजर कॉज है उसे एक्सप्लेन करो, तो मेजर कॉज है सराजेवो क्राइसिस। 110% ये पूछा जाएगा और उसको एकदम ध्यान में रखना। सराजेवो क्राइसिस एक इमीडिएट कॉज है, मेन इमीडिएट कॉज है, सबसे इम्पॉर्टेंट, और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में। आज की वीडियो पर यहीं तक रहने देते हैं। मेन कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 4 जो कॉजेज हैं आपको चारों कॉजेज बता दिए गए हैं, और जो मेन कॉज था वो है सराजेवो क्राइसिस, जो कि एक हाईलाइटेड पॉइंट है। ठीक है, तो अब बच जाता है इस चैप्टर से सिर्फ 2 टॉपिक, पहला ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस और दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ लीग ऑफ नेशन। सो अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बता दूंगा ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, जो पार्ट 2 वीडियो होगा इसका, और ऑब्जेक्टिव ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो काफ़ी सस्ते में निपट गया ये चैप्टर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।